Hello everyone, this is Jiten and welcome to JK1 classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 4 that is the Mughals. इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है बच्चों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे भी जाकर के देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर है क्लास 7 के सोशल साइंस हिस्ट्री सब्जेक्ट का, दैट इज बुक का नाम आवर पास्ट टू। ओके, तो जिसको पढ़ाई में अगर हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है और जिसपे देख ही रहे हो, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड कोरा पे भी है। मैं सब पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहता हूँ, तो सभी जगह लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। जिस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं आज वो है द मुगल्स। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, एंड अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो या रीड भी करना चाहते हो उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले कुछ वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, तो ये पीडीएफ में है, इसको डाउनलोड करके रीड कर लेना। वी विल डिस्कस ओनली शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है, हु वर द एंसेस्टर्स ऑफ द मुगल्स? मुगल्स के एंसेस्टर्स कौन थे? तो इसका आंसर है द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान, मदर्स साइड, माँ के साइड से वो लोग चंगेज खान के वंशज थे, एंड तैमूर फादर साइड, और पिता के साइड से वो लोग तैमूर के वंशज थे। However, they performed to be associated with Taimur because Genghis Khan was remembered for massacres and destruction. ओके, तो ये जो अधिकतर तैमूर की तरफ से ही अपने आप को बताया करते थे, क्योंकि चंगेज खान जो है एक बहुत ही लोगों को मारने वाला, बहुत ही खतरनाक, उस समय के लोगों के लिए समझ लीजिए उस तरीके का शासक था कि कहीं पे भी अगर कब्जा करना है या कहीं पे अगर लूटपाट करना है तो वो लोगों को मार तक देता था। इस तरीके का उसको शासक माना जाता था। ऑलराइट, आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन? मुगल का ट्रेडिशन क्या था सक्सेशन के लिए, मतलब कि वो अपने वंशज में किसी को कैसे वंश दिया करते थे, पोजीशन दिया करते थे, अब बेटों में इस तरीके का बंटवारा कैसे करते थे। तो मुगल्स डिड नॉट फॉलो प्रीमोजेनिचर, ये वर्ड बुक में भी मेंशन है बच्चों, कि जहां पे सबसे बड़े बेटे को ये सब चीज दे देना, तो इस तरीके को वो लोग फॉलो नहीं करते थे। इंस्टेड दे प्रैक्टिस्ड को पेरेंसी इनहेरिटेंस वेयर द एम्पायर वाज डिवाइडेड अमंग ऑल सिंस। वहीं जो ये उन लोगों ने को पेरेंसी को अपनाया, जिसमें एक चीज या संपत्ति जो है वो सब में बराबर बांटा जाता था। सो दिस इज दैट वाज द मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। इट वाज आवर सेकंड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रोल ऑफ मनसबदार्स इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? मनसबदार का मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या काम था, उनका रोल क्या था? तो इसका आंसर, मनसबदार्स वर मुगल ऑफिशियल्स रैंक्ड बाय देयर जात, पोजीशन एंड सैलरी। मनसबदार मुगल ऑफिशियल से उनके उनके लिए काम किया करते थे, ठीक है, जरूरी नहीं उनके दरबार में, उनके लिए काम किया करते थे जिनको उनके जात के द्वारा पहचाना जाता था, जिनका जिससे उनका सैलरी या पोजीशन पता चलता था। जिसका जितना ज्यादा जात वो उतना ज्यादा हाईएस्ट रैंक वाला। They had to maintain a certain number of soldiers and were given जागीर्स, लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट सैलरीज। तो इन लोगों को एक सोल्जर्स की, एक सेना का देखरेख करना होता था और उनको जागीर मिला करता था इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सैलरी, ठीक है, किसी जागीर, किसी जगह से कलेक्शन जो हुआ करता था तो उसमें से सैलरी के फॉर्म में उनको अमाउंट मिला करता था मनसबदार्स को। Alright, that was the role of Mansabdar in Mughal administration. Our fourth question is why did Mughals marry Rajput princess? मुगल जो थे वो राजपूत प्रिंसेसों से शादी क्यों करते थे, राजपूत की बेटियों से शादी क्यों करते थे? तो द मुगल्स मैरिड राजपूत प्रिंसेसेस टू फॉर्म पॉलिटिकल अलायंसेस, राजनीतिक गठबंधन बनाए रखने के लिए उन लोग राजपूत की बेटियों से शादी किए थे। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस, सिक्योरिंग लॉयल्टी एंड स्ट्रेंथनिंग द मुगल रूल इन राजस्थान एंड नियर बाई रीजन। इसकी वजह से बस मुगल अपना साम्राज्य फैलाने में मदद मिला इसको, दैट इज वाई। Our fifth question is what was the purpose of Akbarnama and Ain Akbari? तो अकबरनामा और ऐन अकबरी, these are the two books written in 3 volume। तो इनमें अकबर के बारे में क्या है? तो अकबर्स कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल रोट अकबरनामा, अकबरनामा लिखा गया अबुल फजल के द्वारा, which recorded अकबर्स रायन एंड एंसेस्टर्स, जिसमें अकबर का शासन और उनके पूर्वजों के बारे में लिखा गया। द आइन अकबरी डिस्क्राइब्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, इकोनॉमी एंड कल्चर। वहीं आइन अकबरी अकबर के शासन, सेना, अर्थव्यवस्था और उसके संस्कृति को दर्शाया। सो इट वाज आंसर टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नाउ वी आर गोइंग टू रीड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मुगल पॉलिसी टुवर्ड्स डिफीटेड रूलर्स? जो राजा हार जाते थे तो उनके लिए मुगल की पॉलिसी क्या थी, उनके साथ उनका व्यवहार क्या था? द मुगल्स फॉट मेनी वॉर्स बट आफ्टर डिफीटिंग अ रूलर, तो मुगल जो है बहुत सारे युद्ध लड़े, 16 से 17 सेंचुरी तक इनका शासन रहा, तो बहुत सारे राजाओं से इन्होंने युद्ध की, लेकिन किसी भी शासक को हराने के बाद दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिकंसिलिएशन। तो उन लोगों ने ऐसी पॉलिसी अपनाई जिसमें हारने वाले राजा को वो लोग रिस्पेक्ट भी देते थे और उनसे साठ गांठ बनाए भी रखते थे कि उनसे जुड़े रहे, ऐसा नहीं कि उसको जेल में बंद कर दिए और फिर लूट करके चले गए, इस तरीके का नहीं।
इंस्टेड ऑफ ह्यूमिलिएटिंग देम द मुगल्स रिटर्न देयर लैंड्स एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स। तो उनको बेइज्जती करने के बदले, ठीक है, इंस्टेड उसके बजाय उन लोगों ने उनको जो जमीन जो जिस पे पहले उस राजा का शासक था, तो वह उनको जागीर के रूप में उनको देने लग गए। दिस इंश्योर्ड पीस एंड स्टेबिलिटी एज इट प्रिवेंटेड फर्दर रिबेलियंस। तो इससे एक जगह से, एक तरह से शांति और व्यवस्था फैली रही, सुव्यवस्था फैली रही। तो दैट इज हाउ फर्दर रिबेलियंस, तो जो विद्रोही थे वो लोग खड़े नहीं हो सके। Many defeated rulers even joined the Mughal administrations। तो बहुत सारे ऐसे शासक जो हार गए थे वो भी बाद में चलकर के मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन कर लिया था उन्होंने। So that was the Mughals policy towards the defeated rulers. It was our first question. Our second question is, how did Akbar collect taxes from farmers? अकबर जो है वो किसानों से टैक्स कैसे लेता था? इसका आंसर हो जाएगा अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर। अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर था टोडरमल इंट्रोड्यूस द जब्त सिस्टम। उन्होंने जब्त सिस्टम को चालू किया फॉर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। लैंड वाज सर्वेड एंड टैक्स रेट्स वर फिक्स्ड बेस्ड ऑन क्रॉप यील्ड्स एंड एरिया। जमीन का सर्वे किया गया और टैक्स रेट जो है वो फिक्स कर दिया गया, जहां पे जिस भी तरीके का अनाज है उसका उपज हो रहा है उसके बेसिस पे। फार्मर्स पेड टैक्सेस थ्रू जमींदार्स लोकल टैक्स कलेक्टर्स। फार्मर्स जो है वो टैक्स पे कर रहे थे जमींदारों की मदद से। However, in regions like गुजरात एंड बंगाल दिस सिस्टम वाज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। तो गुजरात और बंगाल ऐसे क्षेत्र थे जहां पे ये सब वो लोग सर्वे नहीं कर पाए थे, ठीक है, उन लोगों के पास कलेक्शन नहीं था, कोई डाटा का रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इनके ओपोनेंट्स इनसे मजबूत थे जिनको अपने आगे बढ़ने नहीं दे पा रहे नहीं दे रहे थे, पाना तो छोड़िए। ऑलराइट, आवर थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार्स इन द मुगल एम्पायर? जमींदार का क्या काम था मुगल एम्पायर के समय में? इसका आंसर हो जाएगा जमींदार्स वर लोकल हेड ओनर्स एंड टैक्स कलेक्टर्स। जमींदार जो थे वो लोकल लेवल पे हेड ओनर्स थे, वहां के मुखिया थे और टैक्स कलेक्ट किया करते थे वो लोग। हु कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स, जो किसानों से रेवेन्यू टैक्स के रूप में रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। फॉर द मुगल गवर्नमेंट सम जमींदार्स बिकेम वेरी पावरफुल एंड कंट्रोल्ड लार्ज एरियाज। कुछ जमींदार जो है वो ज्यादा पावरफुल हो गए और अपने एरिया को भी एक्सपेंशन कर लिया। एक्सपेंशन करने का मतलब कि ज्यादा एरिया को कंट्रोल करने लगे वो। When they overtaxed, they often rebelled against Mughal authority, weakening the empire। और कहीं कहीं पे जो जमींदार थे वो लोग रिबेलियंस भी बन के उभरने लग गए जब मुगल अथॉरिटी उनसे ज्यादा टैक्स वसूल करने लगा। अब ज्यादा टैक्स क्यों? क्योंकि उनका कलेक्शन कम हो रहा था, तो उनके ऊपर ज्यादा टैक्स इंपोज करने लग गए थे। अब उसके कारण क्या है कि जमींदार जो ज्यादा टैक्स कलेक्ट तो कर ले रहे थे, लेकिन वो शायद नहीं भी दे रहे होंगे, तो करप्शन भी उस समय में आ गया था। इमेज के माध्यम से बुक में दिखाया ही गया है। नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, what was a सुलह कुल एंड what was it important? सुलह कुल क्या था और इसकी महत्वता की थी? तो सुलह कुल मींस यूनिवर्सल पीस। सुलह कुल का मतलब था पूरे ब्रह्मांड में सब जगह पे शांति। अ पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, और ये सुलह कुल एक पॉलिसी जो कि अकबर के द्वारा लाया गया। इट प्रोमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस, इसमें धर्म को लेकर के सबको संतुलन रहने के लिए कहा गया। अलाउइंग हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख एंड अदर्स टू कोएग्जिस्ट पीसफुली, कि सब शांतिपूर्वक रहें, सबको किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो वो राजा के पास जा सकता था, उनके पास जो उनके वर्क करने वाले थे उन लोगों से न्याय मिलता था। दिस हेल्प्ड इन मेंटेनिंग यूनिटी इन द एम्पायर एंड अवॉइडिंग रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। इससे क्या है कि पूरे साम्राज्य में एकता बनी रही और किसी तरीके का धार्मिक विवाद नहीं होता था। अकबर सन जहांगीर कंटिन्यूड हिज पॉलिसी, और अकबर का जो बेटा था जहांगीर उसने भी इस पॉलिसी को आगे जारी रखा। ऑलराइट, सो दैट वाज आवर फोर्थ क्वेश्चन सुलह कुल के बारे में। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ डिड द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी? 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर कैसे खत्म हो गया, ठीक है, उसका अंत कैसे हुआ? तो बाय द लेट 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के अंत तक द मुगल एम्पायर वीकेंड ड्यू टू वार्स, करप्शन एंड इकोनॉमिक इश्यूज। मुगल एम्पायर जो वो कमजोर हो गया था युद्ध के कारण, भ्रष्टाचार के कारण और बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज के कारण भी, क्योंकि कलेक्शन भी कम हो रहा था। मेनी प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध बिकेम इंडिपेंडेंट। बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस थे जैसे हैदराबाद और अवध हो गया तो वो बहुत आजाद हो चुके थे। द नंबर ऑफ मनसबदार्स इंक्रीज्ड, मनसबदारों की तादाद बढ़ गई थी। बट दे वर नॉट पेड ऑन टाइम, मनसबदार की तादाद बढ़ गई थी, उससे लेट नहीं मिलता था। हेवी टैक्सेशन लेड टू पीजेंट रिवोल्ट्स मेकिंग द एम्पायर अनस्टेबल, और ज्यादा टैक्स लगने के कारण से किसान भी विद्रोह करने लगे थे। दीज आर द मेन रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। नाउ वी आर मूविंग टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है लेट्स रिकॉल, और ये मैच द कॉलम है। तो बच्चे इसमें वीडियो पॉज करके अपना आंसर याद कर लेना, देख लेना, ठीक है। मावार राठौर राजपूत, ये आंसर ही लिखा हुआ है, क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर है मावार राठौर राजपूत। मंगोल उज्बेक से रिलेटेड है। सिसोदिया राजपूत मेवाड़ से, राठौर राजपूत फिर रैंक से, और नूरजहां जहांगीर से। ऑलराइट, इसमें अब सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से। अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा वर इंपॉर्टेंट डेक्कन सुल्तनट्स। ऑलराइट, इसमें अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? आई एम नॉट रिमेंबरिंग इट वेरी वेल। वीडियो पॉज करके फिल इन द ब्लैंक्स भर लेना बच्चों तुम लोग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ सुलह कुल? सुलह कुल की मुख्य खासियत क्या थी? व्हाट वाज इट्स मेन फीचर? इसका आंसर है सुलह कुल मींस यूनिवर्सल पीस एंड रिलीजियस
टॉलरेंस। सुलह कुल का मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड में शांति और धर्म को लेकर के बर्दाश्त करना सीखें सब। इट प्रोमोटेड इक्वलिटी अमंग ऑल रिलीजन्स एंड स्टॉप्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये रिलीजन्स को लेकर के इक्वलिटी भी बनाया और भेदभाव को भी रोक करके रखा रहा। अकबर फॉलोड दिस पॉलिसी टू यूनाइट हिज एम्पायर एंड अवॉइड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। अकबर ने इस पॉलिसी को इसलिए अपनाया था ताकि अपने एम्पायर को यूनाइट करके रख सके, या फिर किसी भी धार्मिक विवाद हो तो उसको भी सुलझाया जा सके, या ना हो तो ज्यादा बढ़िया है, सुलझाया किया जा सके। इट अलाउड हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स एंड अदर्स टू लिव पीसफुली। अब जितने भी धर्म के थे, ओके, सब धर्म यहाँ पे मेंशन है, हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, बुक में भी मेंशन है, सब सारा रिकॉर्डेड है कि 16th सेंचुरी में ये सारे धर्म इंडिया में प्रेजेंट थे, तो सब पीसफुली रह भी रहे थे। Our fourth question is, what was the relationship between the Mansabdar and the Jagir? Mansabdar और जागीर के बीच में क्या रिलेशन था? इसका आंसर है Mansabdars were Mughal officials who held ranks and received salaries. मनसबदार जो थे मुगल के काम करने वाले थे, जिनको एक रैंक मिला हुआ था और उनको सैलरी मिलता था जागीर के रूप में, वो लोग सैलरी कलेक्शन होता था उन लोगों का। इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट पेमेंट दे वर गिवन जागीर्स लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट। तो डायरेक्ट पेमेंट होने के अलावा बदले में इन लोगों को जागीर मिला करता था। They collected taxes from these lands but did not rule them directly. वो वहां से पैसा जो कलेक्शन हो रहा है वो तो रख रहे हैं, लेकिन वहां पे डायरेक्टली रूल नहीं करते थे। The revenue from the Jagir was used to pay their soldiers and expenses. अब ऐसा बात है कि कलेक्शन वो मनसबदार जो बंदा है वो अकेले तो अपने पास सब चीज नहीं रखेगा, उसके पास जो पूरा टीम है, उसके पास सेना है, घोड़ा भी है और सबकी देखरेख करने वाले भी हैं, तो उन लोगों को भी सैलरी देना हुआ करता था। तो इस तरीके का कलेक्शन एक ही बार में मनसबदार को मिला करता था। Alright, so that was our fourth question. Our fifth question is from the let's understand. What was the role of जमींदार in Mughal administration? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के समय में जमींदार का रोल क्या था? तो इसका आंसर है जमींदार वर लोकल लैंड ओनर्स एंड टैक्स कलेक्टर्स। जमींदार जो थे वो लोकल लैंड ओनर और टैक्स कलेक्टर थे, ठीक है। जमीन के मालिक जो पहले रहे होंगे उनको एक ज्यादा बड़ा मुखिया मिल गया मनसबदार, तो उसको टैक्स देना पड़ जा रहा है। इस तरीके से जमींदार लोकल लैंड ओनर्स थे और टैक्स कलेक्टर्स थे। They collected revenue from peasants and give it to the Mughal administration. किसानों से कर वसूली करके जमा कर देना था मुगल एम्पायर को। Some जमींदार्स controlled large areas and had their own armies. बाद में चल के जब डिक्लाइन होने लग गया मुगल एम्पायर का, तो जमींदारों के पास अपना कुछ ज्यादा एरिया होने लग गया, उन लोगों का डिक्लाइन, अपना सेना तक उन लोगों ने खड़ा कर लिया। When taxes were too high, जमींदार्स often rebelled against the Mughals. तो जब टैक्सेस कभी कभी जब ज्यादा हो जाता था, तो किसानों के साथ मिलकर के जमींदार भी जो वो मुगलों के खिलाफ आंदोलन कर देते थे। So that was the role of zamindars in Mughal administration. It was our fifth question. Our sixth question is, how were the debates and religious scholars important in the formation of Akbar's ideas on governance? तो अकबर का जो भी शासन करने का तरीका था, तो उसमें जो डिबेट वो लोग हेल्ड किया करते थे, जो रखते थे, या फिर किसी भी तरीके के रिलीजियस स्कॉलर्स भी, अकबर के दरबार में हर धर्म के स्कॉलर्स भी थे, ओके। तो इन सब के आइडियाज से अकबर के गवर्नेंस में कैसे हेल्प मिला? अकबर हेल्ड डिस्कशंस विद हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन एंड अदर स्कॉलर्स, ओके। हर धर्म के स्कॉलर्स से अकबर जो है सबसे डिस्कशन किया है। दिस डिबेट्स हेल्प्ड हिम अंडरस्टैंड डिफरेंट रिलीजन्स एंड देयर बिलीव्स। तो इसकी वजह से उसको हर धर्म को समझने का भी मौका मिला। अगर हर धर्म का, लेकिन अपना हर धर्म का अपना एक इतिहास है, ठीक है। जिसको वो समझ नहीं पाया होगा वो हिंदू और अकबर को लेकर के और हिंदुइज्म से लेकर के एक स्टोरी भी है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट हियर, ऑलराइट, लीव इट। तो उसके दरबार में हर धर्म के लोग थे। एज ए रिजल्ट ही इंट्रोड्यूस सुलह कुल टू इंश्योर रिलीजियस हार्मनी। तो इसके रिजल्ट के तौर पे अकबर ने सुलह कुल का तरीका अपनाया कि सब जगह पे सब पीसफुली रह रहे हो हर रिलीजन के लोग। He stopped the jizya tax on non-Muslims and appointed people of all religions to important positions. और इसके दरबार में हर धर्म के लोग थे और जजिया टैक्स को हटाया जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगा करता था, अगर वो कहीं किसी पिलग्रिमेज में जाया करते थे, तीर्थयात्री बन करके जाया करते थे तो। So this was how the debates and religious scholars helped them in Akbar's ideas of governance. Our seventh question is, why did the Mughals emphasize their Timurid and not their Mongol descendant? अब मुगल्स जो है वो अपने तैमूर का वंशज होने पे ज्यादा गर्व करते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि मंगोल के होने पे। ऐसा क्यों? इसका आंसर है द मुगल्स वर डिसेंडेंट ऑफ बोथ चंगेज खान मंगोल एंड तैमूर तैमूरिड। मंगोल जो है वो दोनों तरफ के वंशज से थे। चंगेज खान की तरफ से जो कि मंगोल चाइना की तरफ में उसने आतंक मचा रखा था, और तैमूर की तरफ से जो कि ईरान, इराक और अभी के समय में जिसे टर्की कहा जाता है, तो उसकी तरफ से था। चंगेज खान was remembered for massacres and destruction, so they avoided this identity. अब चंगेज खान तबाही मचाने के लिए, लोगों को मारने के लिए, इस तरीके का सबको लूट के ले जाने के लिए, तो इस तरीके के काम के लिए वो ज्यादा जाना जाता था। तो इसीलिए मुगल्स जो है उनसे अपनी पहचान को छुपा रहे थे इसके कारण। तैमूर ऑन द अदर हैंड वाज अ ग्रेट कंकरर एंड रूलर। और तैमूर जो उनके
क्या कहेंगे, जो दूसरे साइड से थे, तो उन लोगों की तरफ से ये बहुत अच्छा शासक था। द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तैमूरिड एंसेस्ट्री एंड इवन मेड पेंटिंग्स ऑफ themselves विद तैमूर। इन लोगों ने तैमूर के साथ अपना बहुत सारा पेंटिंग्स भी बनाया है। Alright, so that was answer to our seventh question. Our eighth question from the let's discuss. How were the policies of Akbar responsible for the stability of the Mughal Empire? अकबर की जिम्मेदारियों को लेकर के मुगल एम्पायर में जो स्टेब्लिशमेंट था वो किस तरह से हेल्पफुल था? तो अकबर फॉलोड रिलीजियस टॉलरेंस सुलह कुल मेकिंग द एम्पायर मोर स्टेबल। सुलह कुल की मदद से अकबर का रायन जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल था, पीसफुली था, सबको हर कम्युनिटी के हर रिलीजन के लोग थे, यहाँ तक कि ट्राइबल ग्रुप भी। ठीक है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में जो पढ़ा है ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में, तो वो ट्राइबल ग्रुप्स भी अकबर के रायन में भी एग्जिस्ट कर रहे थे, तो वो सब भी पीसफुली रह रहे थे। He included Rajputs and other local rulers in his administration. उन्होंने राजपूत और भी बहुत सारे रूलर्स, मराठा हो गए, सिख हो गए, तो सबको उसने इंक्लूड किया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। He introduced the मनसबदारी सिस्टम which ensured a strong military. तो उसने मनसबदारी सिस्टम को अपनाया जिसकी मदद से मिलिट्री उसकी स्ट्रांग हो सकी। His जब्त रेवेन्यू सिस्टम मेड टैक्स कलेक्शन मोर ऑर्गेनाइज्ड। इसका जो जब्त का रेवेन्यू सिस्टम था कि किसानों से वसूली करने का, तो वो टैक्स कलेक्शन बहुत ही ऑर्गेनाइज था। His fair policies kept both Hindus and Muslims loyal to the empire. तो इसके फेयर पॉलिसीज की वजह से जो हिंदू और मुस्लिम थे, अब हिंदू और मुस्लिम तो ये हर धर्म के जो लोग थे अकबर के ज्यादा, इसलिए अकबर द ग्रेट कहा जाता है। ठीक है, दैट वाज ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ हिम। So it was answer to our eighth question. Our ninth question is, why do you think the Mughals recruited mansabdars from diverse backgrounds and not just Turani and Irani? तो मनसबदारों ने सिर्फ मुगलों ने मनसबदार के तौर पे सिर्फ विभिन्न बैकग्राउंड के लोगों को क्यों चुना, सिर्फ तुरानी और ईरानी क्यों नहीं? द मुगल एम्पायर वॉज वेरी लार्ज, मुगल एम्पायर बहुत ही बड़ा था, सो दे नीडेड ऑफिशियल्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। तो इसीलिए उनको अलग अलग जगहों को, अब क्यों अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज भी बोला जाता है, तो सबसे पहले तो उस जगह की बोली भाषा समझ पाएगा, तभी वहां पे शासन भी कर पाएगा। तो इसीलिए उसने अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को भी सुना, ना कि सिर्फ तुरानी और ईरानियों को। अकबर अपॉइंटेड राजपूत, अफगान, मराठा एंड इंडियन मुस्लिम्स। अकबर ने इन सब तरीके से अलग अलग कैटेगरी के क्लास के लोगों को अपने में इंक्लूड किया टू मेंटेन बैलेंस। दे इंश्योर्ड लॉयल्टी फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज एंड प्रिवेंटेड रिविलियंस। तो इनसे इनसे इसको सबसे लॉयल्टी था, ठीक है, सब इनके वफादारी मिला इन सबको, और हर रिविलियंस को इन लोगों ने दबाने का भी कोशिश किया। इट हैड बीन स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, और शासन इसका अच्छा से चलता रहा। सो इट वाज आवर नाइन्थ क्वेश्चन। आवर टेंथ क्वेश्चन इज, like the Mughal Empire, India today is also made up of many social and cultural units. तो मुगल एम्पायर के समय में आज का भारत जो है वो भी बहुत सारा सोशल और कल्चरल यूनिट से बना हुआ है। डज दिस पोज अ चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन? इससे क्या कोई चैलेंज बनता है नेशनल इंटीग्रेशन में? तो नेशनल इंटीग्रेशन की देश की एकता बना के रखना। द मुगल एम्पायर हैड मेनी डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस। तो अभी के समय में जैसे अपने भारत देश के लिए कहा जाता है कि डाइवर्स, तो मुगल एम्पायर भी डाइवर्स था, डिफरेंट कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेजेस थे। दिस कुड लीड टू कंफ्लिक्ट एंड रिविलियंस इफ नॉट हैंडल्ड वेल। और इन सबको अगर सही तरीके से नहीं संभाल के रखा जाए तो आपस में हर समय दंगा भी हो सकता था, ठीक है, क्योंकि लूट खसुट मचा रहता था। However, अकबर्स पॉलिसी ऑफ सुलह कुल हेल्प्ड इन कीपिंग द एम्पायर यूनाइटेड। तो अकबर का जो ये योजना था सुलह कुल का, ये साम्राज्य को सही तरीके से बनाए रखने में मददगार रहा। इन मॉडर्न टाइम्स इंडिया ऑल्सो हैज डाइवर्सिटी बट यूनिटी कैन बी मेंटेन थ्रू इक्वल राइट्स एंड फेयर गवर्नेंस। तो आज के समय में डाइवर्सिटी तो है ही इंडिया में, और यूनिटी भी मेंटेन रखा करके जा रहा है राइट और फेयर गवर्नमेंट, मतलब अधिकारों के मामले से और जिम्मेदारियों की मदद से। So it was our 10th question. Our 11th question is, peasants were vital for the economy of the Mughal Empire. किसान जो थे वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे मुगल एम्पायर के लिए। Do you think that they are so important today? क्या तुमको लगता है कि किसान आज भी उतने इंपॉर्टेंट हैं? Has the gap in between the rich and the poor in India changed a great deal from the period of the Mughals? तो ये जो गरीब और अमीर का अंतर था, क्या वो भी भरा है मुगल्स के समय के और अभी के समय में? इसका आंसर जाएगा पीजेंट्स वर मेन टैक्स पेयर्स इन द मुगल पीरियड सपोर्टिंग द इकोनॉमी। किसान जो थे वो मेन टैक्स पेयर थे। ओके, डायरेक्ट टैक्स कहिए या इनडायरेक्ट टैक्स कहिए, मतलब कि जो साबुन, कोलगेट, ब्रश वरस खरीद करके जो टैक्स लगता है वो सब भी उन लोग की तादाद ज्यादा है उनके केस में। और मुगल के पीरियड में उन लोगों से अनाज के फॉर्म में, अब उस समय भले ही साबुन कोलगेट नहीं रहा होगा, लेकिन अनाज के फॉर्म में मान लीजिए 30%, 40% दिस अमाउंट ऑफ क्रॉप वाज बीइंग टेकन फ्रॉम द रूलर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। इवन टुडे फार्मर्स प्ले अ की रोल इन इंडियाज इकोनॉमी। तो आज के समय में भी किसानों का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट दे ऑफन फेस फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। लेकिन कभी कभार उन लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ जाता है। इन मुगल टाइम्स रिच नोबल्स कीप्ट मोस्ट ऑफ द वेल्थ। तो मुगल के समय में ज्यादा जो
कलेक्शन हुआ करता था वो ज्यादा पैसा अमीरों के पास रहता था पैसा जो है। एंड द सेम प्रॉब्लम एग्जिस्ट टुडे विथ इनकम इनइक्वालिटी, और सेम प्रॉब्लम जो है वो अभी भी है इस इनकम इनइक्वालिटी की वजह से। However, modern India has government policies and welfare programs to support farmers. लेकिन मॉडर्न इंडिया में सरकारों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं। उस समय में भी थी, ठीक है, ये आर्टिशियंस थे जो बिजनेस थे, लेकिन अभी के समय में कुछ ज्यादा है और बहुत अच्छी बात है ये। सो दिस वाज द आंसर फॉर आवर 11th क्वेश्चन एंड एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑफ द चैप्टर 4 द मुगल्स 16th to 17th सेंचुरी। अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए बच्चों तो जेके ऑनलाइन क्लासेस फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। तो इस पे सब पे मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता हूँ, तो इस पे अगर लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। तो जिस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था चैप्टर 4 मुगल्स फ्रॉम द क्लास 7 सोशल साइंस हिस्ट्री बुक। जिनको आता है उनका रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।